लॉकडाउन के तीसरे चरण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। पीएम ने सभी मुख्यमंत्रियों से 17 मई के बाद लॉकडाउन की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया और सरकार अब इस फीडबैक के आधार पर लॉकडाउन पर फैसला लेगी। जान है तो जहान है। लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2.0 के बाद पीएम मोदी ने ये दो नारे दिए थे। अब उनका नया नारा है जन से जग तक। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक 6 घंटे तक चली। लॉकडाउन लागू होने के बाद से लेकर अब तक ये 5वीं बैठक थी। बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से जंग में राज्यों से मिले सहयोग के लिए उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से अपने आप को बचाने में बहुत हद तक सफल हुआ है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि 2 गज की दूरी ढीली हुई तो संकट बढ़ेगा। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की ओर इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनका प्रयास था कि जो जहां है वहीं रहें, लेकिन लोग अपने घर लौटना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें कुछ फैसले बदलने पड़े। लेकिन बैठक में उन्होंने एक बड़ी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण गांव तक न पहुंचे, इसे रोकने की बड़ी चुनौती है। बैठक की शुरुआत में अपनी बात रखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को अपनी समस्याएं रखने का मौका दिया। करीब 6 घंटे तक तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी। सूत्रों की माने तो बैठक के अंत में पीएम मोदी ने कहा कि आप लोगों के उत्साह की बदौलत हम ये लड़ाई जीतेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री अपनी बात पूरी तरह नहीं रख पाए वो अपने सुझाव 15 मई तक भेज दें। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां कैसे चालू हो, इस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। कोरोना संक्रमण की तुलना एक बार फिर विश्व युद्ध से करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के बाद उसी तरह एक अलग जीवन शैली विकसित होगी जैसे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। आखिर में पीएम मोदी ने कहा कि इस वक्त जन से जग तक की समस्याओं को सुलझाने की जरूरत है। दरअसल राज्य केंद्र से शिकायत कर रहे हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, ऐसे में उन्हें फैसला करने दिया जाए। वहीं सूत्रों से खबर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय चाहता है कि अब राज्य लॉकडाउन से लेकर आर्थिक गतिविधियों तक अपने फैसले खुद करें। अगर ऐसा हुआ तो 17 मई के बाद राज्य तय करेंगे कि उन्हें लॉकडाउन बढ़ाना है तो कब तक और कहां-कहां। वहीं लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों को कहां और कैसे आगे बढ़ाना है ये भी वो तय कर सकेंगे। राहुल श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई ये बैठक पिछली बैठकों से अलग थी। इस बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। इस दौरान गैर बीजेपी सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने खुलकर अपनी बात रखी। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अपने तेवर दिखाए। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच जन से जग तक की समस्याएं कैसे दूर की जाएं, इस मुद्दे पर तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने सुझाव रखे तो केंद्र से कई बातों की मांग भी कर डाली। इसके साथ ही इस बात के संकेत मिले कि 17 मई को जब लॉकडाउन 3.0 की मियाद पूरी होगी तो पाबंदियों और रियायतों को लेकर कैसी तस्वीर सामने आएगी। राज्य लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें ज्यादा अधिकार दिया जाए और आर्थिक गतिविधियों को लेकर भी वो खुद फैसला करें। इसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के तीखे तेवर सामने आए। बैठक में अमित शाह को तेवर दिखाते हुए ममता ने फाइल अपनी टेबल पर जोर से रखते हुए शुरुआत की। ममता बनर्जी ने कहा, आपको संघीय ढांचा बनाए रखना होगा। केंद्र फैसले लेकर राज्यों को महज सूचित नहीं कर सकता है। केंद्र और राज्यों को टीम के तौर पर मिलकर कोरोना की चुनौती से निपटना होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि चिट्ठियां लीक करना संघीय भावना के खिलाफ है, हमें राजनीति से ऊपर उठना होगा। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से अपने राज्य का जीएसटी का हिस्सा मांगा। ममता ने कहा, बंगाल का कुल 61,000 करोड़ रुपए बकाया है। एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई मीटिंग में अपनी बात साफ साफ कह दी।
एक और जहां उनकी चिट्ठियां लीक कर दी जाती हैं, तो वहीं केंद्र के ऊपर आरोप लगा दिया कि बंगाल के प्रति बार बार पक्षपात होता है। ऐसे में इस लड़ाई और तनातनी के दौर में ये एक और अध्याय ही रहा। ममता बनर्जी ने केंद्र की टीम को बंगाल में भेजने पर भी ऐतराज जताया और कहा कि उन्हें केवल राज्य सरकार को परेशान करने के लिए भेजा गया था। ममता के इन आरोपों का जवाब बंगाल के बारासात से बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह ने दिया। पूरे बंगाल के सरकारी अस्पतालों में लोग जाने से डरते हैं। आज आपके पास पैसा है तब भी आपका इलाज नहीं हो पा रहा है। लोग मारे जा रहे हैं। मरने के बाद भी लोगों के पास अगर कोविड-19 से नहीं मरे हैं तब भी उनको लाश 4 दिन बाद मिल रहा है। क्या है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है? कहाँ हैं आप? और राजनीति बीजेपी कर रही है। इस सियासत के बीच तमाम मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। इन राज्यों में तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इसके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि लोगों की जिंदगी बचानी जरूरी है। उन्होंने 3 महीने के लिए वित्तीय मदद मांगी। कैप्टन अमरिंदर ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन के दौरान लोगों के जीवन यापन और जिंदगियों को सुरक्षित करने के लिए एग्जिट नीति बनाने की भी मांग की। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पीएम के सामने कई मांग रखी। गहलोत ने कहा, जीवन के साथ आजीविका बचाना जरूरी है। केंद्र सरकार शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना लाए। मनरेगा के तहत गांव में 200 दिनों का रोजगार मिले। गहलोत ने कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जोन तय करने का अधिकार राज्यों को मिले। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन जारी रहे। बाकी जगह सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू होनी चाहिए। जहां ढील दी जाए वहां सुबह 7 से शाम 7 बजे तक गतिविधियां हो। उत्सव, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम पर अभी प्रतिबंध जारी रहे। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते तक बढ़ाया जाए और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों की आवाजाही को बंद किया जाए। आज तक ब्यूरो। 15 शहरों के लिए आज से 15 स्पेशल एसी ट्रेन शुरू हो रही हैं, लेकिन कई राज्यों ने रेल सेवा बहाल करने के फैसले पर चिंता जाहिर की है। बिहार, बंगाल, तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि इससे कोरोना का संक्रमण और तेजी से फैलने का खतरा है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेल चलाने के फैसले का समर्थन किया है। लॉकडाउन में लॉक हुई रेल का ताला आखिर खुल गया। 15 शहरों के लिए 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें रफ्तार भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन कई राज्यों को केंद्र और रेलवे का ये फैसला रास नहीं आया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रेल खोले जाने को बैड आइडिया करार दिया। रेल चलाने का विरोध करने वालों में नीतीश अकेले नहीं हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने पैसेंजर ट्रेनें चलाने का विरोध किया। उन्होंने इसके पीछे वजह भी बताई। केसीआर ने कहा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे मेट्रो शहरों में कोरोना के मामले ज्यादा हैं, इसलिए इन जगहों से आने जाने वाले मुसाफिर दूसरी जगहों में भी संक्रमण तेजी से फैला सकते हैं। ट्रेन के स्टार्ट होने के बाद औद्योगिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां भी चलेंगी, ऐसा मान करके हम चलते हैं। लेकिन इसमें अतिरिक्त सावधानी की भी आवश्यकता है। तमिलनाडु ने भी चेन्नई में 31 मई तक रेल सेवा बंद रखने की अपील की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी रेल चलाने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र को संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए राज्यों को विश्वास में लेकर योजनाएं शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रेल चलाने से कोरोना का संक्रमण और फैलने का खतरा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी को करारा जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने टीम इंडिया की स्पिरिट बरकरार रखी है। उन्होंने स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाने की तारीफ करते हुए कहा कि इससे सभी राज्यों के लाखों श्रमिकों को लाभ मिला है। 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही दिल्ली मेट्रो भी बंद है, लेकिन डीएमआरसी के एक ट्वीट से संकेत मिलता है कि मेट्रो जल्द शुरू हो सकती है। डीएमआरसी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मेट्रो स्टेशनों पर विशेष प्रशिक्षित हाउसकीपिंग स्टाफ को रखा गया है, जो प्लेटफॉर्म, लिफ्ट, एस्केलेटर को साफ करेंगे। आज तक ब्यूरो।
लॉकडाउन के बीच तमाम राज्यों की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो चुकी है, लिहाजा पीएम मोदी के साथ बैठक में उनकी तरफ से आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की मांग की गई है। उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि ग्रीन जोन में उद्योग धंधे करने की परमिशन मिलनी चाहिए। पीएम मोदी के साथ चली बैठक में कई राज्यों ने उन इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की मांग की जो रेड जोन से बाहर है। पीएम मोदी से बातचीत में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि ग्रीन जोन में उद्योग धंधे शुरू किए जाने चाहिए। वहीं आवश्यक काम में लगे मजदूरों की आवाजाही के लिए लोकल ट्रेनें शुरू की जाएं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन हटाने को लेकर सावधानी पूर्वक फैसला लिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जून में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़ेंगे। उन्होंने राज्य के हिस्से का जीएसटी भी मांगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र को 35,000 करोड़ रुपए का झटका लगा है, लिहाजा उसे अपने हिस्से की जीएसटी जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अनिवार्य सेवाओं में जुटे लोगों के लिए लोकल ट्रेन चलानी चाहिए। कुछ इसी तर्ज पर मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां शुरू कर देनी चाहिए। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि वो लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। वो चाहते हैं कि काम धंधे शुरू हों। वैसे भी अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर और गांधीनगर के सिवाय अन्य शहरों में आर्थिक गतिविधियां जोर शोर से चल रही हैं। रेड जोन में वो कोई रियायत नहीं चाहते, लेकिन गुजरात के ज्यादातर शहर और लगभग सभी गांवों में हालात सामान्य हैं। वहां औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत मिलनी चाहिए। हिमांशु मिश्रा और राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। रेल शुरू होने से लोगों में खुशी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि पहले ही दिन 54,000 लोगों ने टिकट्स को बुक कराया है। हालांकि इससे पहले आईआरसीटीसी की वेबसाइट ने काम करना ही बंद कर दिया था। वैसे तो रेलवे ने सोमवार को 4 बजे से ही आईआरसीटीसी वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक कराने का ऐलान किया था, लेकिन बुकिंग शुरू हुई नहीं कि वेबसाइट क्रैश होने लगी। फिर खुली भी तो टिकट बुकिंग की कोशिश करते ही एरर का मैसेज आने लगा। इस पर हड़कंप मचा तो रेलवे ने टिकट बुकिंग का काम 2 घंटे के लिए टाल दिया। सफाई में ये ट्वीट नत्थी कर दी कि स्पेशल ट्रेनों से जुड़ा डेटा आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर डाला जा रहा है। ट्रेन टिकट की बुकिंग कुछ देर में संभव होगी, थोड़ा इंतजार करें। अभी भी यहाँ घूम रहा है लगातार और आप इंतजार कर रहे हैं बैठकर कि ये खुलेगा वेबसाइट, तब हम जाकर इस पर ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हैं। हमने बात करने की कोशिश की रेलवे में कुछ लोगों से, तो वहां से जो संदेश मेरे पास आया वो मैं आपको बता देता हूं। उनके मुताबिक के हैवी ट्रैफिक लोड की वजह से इस समय हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। शाम 6 बजे के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई। कुछ जगहों पर बुकिंग हो गई, लेकिन जहां प्रेशर ज्यादा था वहां सिस्टम हैंग ही होता रहा। लेकिन फिर गड़बड़ी दूर हुई और 1.5 घंटे के अंदर ही 18,000 टिकट बुक हो गए। अगले 2 घंटे में ये तादाद 30,000 तक पहुंच गई। बुकिंग बंद होते होते 54,000 सीट की बुकिंग हो गई थी। आज चलने वाली ट्रेनों की बात करें तो 8 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, नई दिल्ली से बेंगलुरु, नई दिल्ली से बिलासपुर, वहीं हावड़ा से नई दिल्ली, पटना से नई दिल्ली, बेंगलुरु से नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली, अहमदाबाद से नई दिल्ली के बीच ट्रेन चलेगी। संक्रमण से बचने के लिए रेलवे ने एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए हैं, लिहाजा स्टेशन पर ट्रेन के वक्त से काफी पहले पहुंचे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले सभी यात्रियों को जांच से गुजरना होगा। केवल उन्हीं यात्रियों को सफर की इजाजत दी जाएगी जिनमें सर्दी, खांसी, बुखार जैसा कोई लक्षण नहीं होगा। उम्मीद है लोग इन तमाम एहतियातों का पालन करेंगे तो रेलवे में उनका सफर सुरक्षित होगा। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ संजय शर्मा, आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल मैराथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आर्थिक पैकेज मांगे। दरअसल कोरोना ने अर्थव्यवस्था की कमर को तोड़ दिया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 12.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेकार हो गए हैं। इनमें व्यापारी भी हैं, छोटे कारोबारी भी हैं, नौकरी करने वाले भी हैं और मजदूर भी। अब इनकी समस्याओं से जूझना बड़ी चुनौती है।
बाजारों में कोरोना का लगा ये ताला बार बार कह रहा है कि जान बचाने के साथ साथ जहान बचाना भी जरूरी है। जहान यानी रोजी रोटी, रोजगार, माली हालत, काम धंधा और इतना बड़ा बाजार। इसीलिए लॉकडाउन 1 के खत्म होते होते बाजार के खोलने की सुगबुगाहट तेज हो गई थी और अब इसकी मांग ज्यादा बढ़ गई है। मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री भी इसकी पैरवी कर रहे हैं। लगातार लॉकडाउन से काफी बड़ी समस्या है कि लोगों के रोजगार चले गए हैं और ऐसे स्थिति में कोरोना में रहकर जीवन जीने का आर्ट ऑफ लिविंग हमको निश्चित रूप से सब लोगों को उसको समझना होगा और इसलिए सरकार की कोशिश यही है कि धीरे धीरे एक तरफ लॉकडाउन भी रहे और दूसरी ओर निश्चित रूप से इकोनॉमी के दृष्टि से कुछ बातों को सुचारू रूप से शुरू भी करें। कोरोना का कहर दुनिया के तमाम देशों में आसमान छू रहा है, लेकिन भारत में लॉकडाउन के कारण इस पर बहुत हद तक काबू पाया जा सका। लेकिन जान बचाने के लिए रोजगार की, काम धंधे की, बाजार की बलि भी चढ़ानी पड़ी। उसका नतीजा ये हुआ कि काम धाम ठप पड़ने से 2 लाख प्रवासी मजदूर अपने घर लौट चुके हैं और एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ मजदूरों के पलायन से ही अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अब कुछ शर्तों के साथ बाजार को खोलने की बात चल रही है। आप सिर्फ ये कहें कि सब चीजें एकदम खुल जानी चाहिए जिससे संक्रमण फैल जाए, वो भी गलत है। आप ये कहें कि बिल्कुल ही सब कुछ बंद हो जाना चाहिए जिससे बिल्कुल ही आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, वो भी गलत है। तो एक समन्वय की और धैर्य की आवश्यकता है और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से सरकार चल रही है वो इन दोनों चीजों को बहुत बखूबी से लेकर चल रही है। We evacuated nearly 1400 Indians from different countries. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दुनिया के अलग अलग देशों के नेताओं से बातचीत की तो उसमें जान के साथ जहान बचाने की भी रणनीति थी। प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि कोरोना की मार इंसान की जिंदगी के साथ उसकी जेब पर भी भारी पड़ रही है। रोजगार का आलम यह है कि बेरोजगारी चरम पर है। पिछले साल मई में बेरोजगारी दर 7.03% थी, जो जनवरी में मामूली बढ़त के साथ 7.16% तक पहुंच गई। उसके बाद बेरोजगारी का ये आलम मामूली ही सही बढ़ता गया। फरवरी में 7.78%, मार्च में 8.74%। लेकिन लॉकडाउन ने बाजार का भट्टा बैठा दिया और अप्रैल में बेरोजगारी ने सीधे अर्थव्यवस्था के आसमान में सुराख कर दिया। बेरोजगारी दर पहुंच गई 23.52%, जनवरी से 3 गुने से भी ज्यादा। इस बेरोजगारी का सीधा नाता ठप पड़ गई अर्थव्यवस्था से है। सड़कों पर मजदूरों का बढ़ता काफिला इस खौफनाक सच का आईना है। अभी क्या है, जो भी है, हम मान लीजिए परेशान थे तो निकल गए, अच्छा है, धीरे धीरे अपने घर पहुंच जाएंगे। मान लीजिए जो एक लॉकडाउन था उसमें पूरा खाना मिला आदमी को, जो मिला है अब से उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है, कहीं कोई आदमी पाता तो कहीं पाता ही नहीं। सर हो जाती थी 500-600 रुपए कमा रोज की। हाँ, और रोज जब इंसान मजबूर हो जाता है तो उसको ये नहीं दिखता कि आगे मुझे क्या परेशानी आएगी या क्या नहीं आएगी, उसके लिए वो चलना शुरू हो जाता है। कहां तो देश ने सोचा था कि जल्द ही हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, लेकिन बीच में कोरोना ने आकर सब सत्यानाश कर दिया। इसकी मार सबसे ज्यादा मजदूरों और छोटे कारोबारियों पर पड़ी। काम धंधा ठप पड़ा तो पिछले महीने 9 करोड़ 10 लाख से ज्यादा छोटे कारोबारी और मजदूर बेकार हो गए। करीब 1 करोड़ 80 लाख बड़े कारोबारियों का कामकाज मिट्टी में मिल गया। करीब 1 करोड़ 80 लाख ही नौकरी वाले बेरोजगार हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस खतरे की आहट थी, इसीलिए पहली बार लॉकडाउन के ऐलान से ठीक एक दिन पहले 23 मार्च को उन्होंने एसोचैम, फिक्की, CII और दूसरे स्थानीय बिजनेस चैम्बर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर संवाद कायम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से चर्चा की। इरादा साफ था कि रोजगार न जाए। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दफ्तर न आ पाए, आपके घर न आ पाए, ऐसे में उनका वेतन न काटे। लेकिन नौकरियां गईं। इसीलिए अलग अलग राज्य सरकारें भी केंद्र से उम्मीद बांधे बैठी हैं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये मुद्दा बार बार उठा। बस 6 दिन बाद लॉकडाउन 3 खत्म हो रहा है, इसलिए सवाल है कि क्या लॉकडाउन 4 होगा या हटेगा? कम से कम बाजार पर क्या होगा? आज तक ब्यूरो।
देश भर में कोरोना सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है महाराष्ट्र को, और उसमें भी मुंबई, जहां अब तक कोरोना के करीब 14,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में ही 800 से ज्यादा मामले मिले हैं। ऐसे में मुंबई को चीन के वुहान या अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसी तबाही से बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, जान लेते हैं। कोई नहीं जानता कि आने वाले दिनों में मुंबई में कोरोना का कहर और कितना सितम ढाएगा। कोई नहीं जानता मुंबई में जानलेवा वायरस से फैल रही महामारी का प्रकोप और कितने लोगों को शिकार बनाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस हाल में आज है मुंबई, उसमें हाल फिलहाल कोरोना संकट से निजात पाना बेहद मुश्किल हो गया है। हालात ये हैं कि मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कम पड़ने लगे हैं अस्पताल। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि मुंबई को कोरोना से बचाने के लिए आखिर क्या कर रही है महाराष्ट्र सरकार। हम आपको बता दें, मुंबई में कोरोना के मौजूदा हालात से निपटने के लिए सरकार ने बनाया है मेगा प्लान। बता दें कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीएमसी प्रशासन मैदानों में ही अस्पताल और क्वारंटीन सेंटर बनवा रहा है। कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA ग्राउंड में भारत का पहला ओपन ग्राउंड अस्पताल बन रहा है। यहाँ चीन के वुहान की तर्ज पर लगभग 1000 से ज्यादा बेड के अस्थायी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स प्रदर्शनी मैदान में 15 दिन में इस अस्पताल को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। अस्पताल निर्माण का काम 28 अप्रैल को शुरू हुआ और अगले कुछ दिनों में ये तैयार हो जाएगा। ये अस्पताल ऐसे कोरोना मरीज के लिए तैयार किया जा रहा है जिनकी हालत गंभीर नहीं होगी। 1.25 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में बन रहे अस्पताल के 500 बिस्तरों में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी। अस्पताल के भीतर ही मरीजों के लिए वॉशरूम और टॉयलेट की सुविधा भी होगी। यहाँ मरीजों की जांच के लिए लैब भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही यहाँ एक्सरे और ECG की भी सुविधा होगी। बताया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर भविष्य में इस मेकशिफ्ट अस्पताल का विस्तार कर इसमें 5000 बेड का इंतजाम भी किया जा सकता है। इसके अलावा गोरेगांव के नेशनल एग्जीबिशन सेंटर नेस्को में भी बीएमसी की ओर से 1240 बेड वाला क्वारंटीन सेंटर बनवाए जाने की खबर है। यहाँ ऑक्सीजन की सुविधा होगी और ये सेंटर हॉस्पिटल की तरह काम करेगा। वहीं वाशी स्टेशन के सामने सिडको एग्जीबिशन सेंटर में भी 1100 बेड का एक अस्पताल बनाया जा रहा है। बीएमसी मुंबई में कॉलेजों, प्राइवेट हॉलों, कम्युनिटी हॉलों और ग्राउंड को कब्जे में लेकर क्वारंटीन सेंटर बना रही है। खुले मैदान में अस्पताल का निर्माण इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या इतनी हो गई है कि अब यहाँ अस्पताल कम पड़ने लगे हैं। इसके अलावा खबर ये भी आई है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में पुलिस ड्यूटी के लिए केंद्र सरकार से अर्धसैनिक बलों की भी मांग की है, ताकि अभी तक लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे मुंबई पुलिस के जवानों को कुछ आराम दिया जा सके, कुछ राहत दी जा सके। मुंबई में कथित तौर पर सेना बुलाने की चर्चा होने पर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस बात का जिक्र किया था। वैसे आपको बता दें, जरूरत पड़ने पर मुंबई में सरकार नौसेना और सेना के दूसरे अंगों की भी मदद ले सकती है। पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि मुंबई के समुद्री किनारे पर नौसेना ने एक जहाज में विशाल क्वारंटीन सेंटर तैयार कर लिया था, जिसका इस्तेमाल विदेशों से लौटे लोगों को अलग रखने के लिए किया जाने वाला था। तो अब जरूरत पड़े तो महाराष्ट्र सरकार के पास कोरोना से निपटने के लिए भारतीय सेना की चिकित्सा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं के इस्तेमाल का भी विकल्प है। लेकिन मुंबई महानगर में कोरोना से निपटना टेढ़ा मामला जरूर है, क्योंकि यहाँ एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती धारावी है, जो कोरोना का एपिसेंटर बन चुकी है और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग या अन्य नियम कायदों का पालन करवा पाना बेहद मुश्किल है। मुंबई में रोजाना कोरोना से बीमार होने वालों की तादाद बढ़ रही है और उसी हिसाब से मौतें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में केंद्र से लेकर महाराष्ट्र सरकार और देश की तमाम स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसियों के सामने मुंबई को महामारी का और शिकार होने से बचाना आज सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुंबई में अब सिर्फ आम लोग ही कोरोना के शिकार नहीं हो रहे, बल्कि तमाम अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों की जान बचाने का काम में लगे डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी भी लगातार वायरस के चंगुल में फंसते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुंबई की कानून व्यवस्था को काबू में रखने वाले पुलिस कर्मियों पर भी हो रहा है कोरोना का प्रहार। वहीं मुंबई की आर्थर रोड जेल के कैदियों पर भी हो चुका है कोरोना का हमला और लगभग 200 के करीब कैदियों के वहां कोरोना से संक्रमित होने की हैरान करने वाली खबर आ चुकी है। ऐसे हालात में सरकार और प्रशासन तो कोरोना पर काबू करने के लिए अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन खुद कोरोना के संक्रमण से बचाने की बड़ी जिम्मेदारी कुल मिलाकर आम लोगों पर ही है, क्योंकि वही कोशिश करें तो इसके प्रकोप को रोका जा सकेगा, वरना ये पूरी मुंबई को अपनी चपेट में ले लेगा।